Hello, aspirants! Welcome to day 4 of our 18-day UPSC Prelims 2026 Rapid Revision Series. आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम उस हाई वेटेड जोन को कम्प्लीटली क्रैक करने वाले हैं जहां से UPSC डेफिनेटली हर साल 7 से 10 क्वेश्चंस पूछता है. You guessed it right. We're talking about the Gandhian era and the constitutional acts from 1915 to 1947. अब देखो, हम यहाँ सिर्फ फैक्ट्स को ऊपर से रटने नहीं आए. Instead, we're going to map the last 10 years PYQ patterns directly to these historical themes ताकि आपका एक सिंगल मार्क भी मिस ना हो. Your time is super precious, so let's jump right in. आज का रोड मैप बिल्कुल क्लियर और क्रिस्प है. We'll start with गांधी जी's entry and early struggles. उसके बाद मूव करेंगे 1919 यानी द टर्निंग पॉइंट पर. फिर हम कवर करेंगे द 1930s with the civil disobedience movement and the constitution. उसके बाद 1940s का द फाइनल लैप और लास्ट में एक essential prelims checklist. Let's go. Section 1. Gandhi's entry in early struggles. So 1915 में महात्मा गांधी इंडिया वापस आते हैं. लेकिन नोटिस करना, आते ही उन्होंने तुरंत कोई मास मूवमेंट लॉन्च नहीं किया. It wasn't like he just arrived and started protesting. He actually took his time to understand the country. और उसके बाद उन्होंने अपने सत्याग्रह का सक्सेसफुल ट्रायल रन किया बैक टू बैक 3 मेजर इवेंट्स में. 1917 का चंपारण सत्याग्रह और फिर 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह. एक तरह से ना ये तीनों इवेंट्स गांधी जी के लिए टेस्टिंग ग्राउंड्स थे, जहां उन्होंने अपनी नॉन वायलेंट टेक्निक्स को पहली बार इंडियन कॉन्टेक्स्ट में प्रैक्टिकली अप्लाई किया. नाउ लुक एट दिस. 2018 के प्रीलिम्स में डायरेक्टली यही थीम पूछी गई थी. हाउ डिड चंपारण लिंक लोकल पेजेंट अनरेस्ट टू द ब्रॉडर नेशनल मूवमेंट? अगर आप बस ब्लाइंडली डेट्स मेमोराइज कर रहे हो तो ऐसी एनालिटिकल चीजें डेफिनेटली मिस हो जाएंगी. लेट्स एक्चुअली ब्रेक डाउन द एग्जैक्ट ट्रिगर्स. चंपारण में मेन मुद्दा था तिनकाथिया सिस्टम का. ये एक ऐसा ऑप्रेसिव सिस्टम था जहां ब्रिटिश प्लांटर्स हमारे इंडियन फार्मर्स को फोर्स करते थे कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर इंडिगो यानी नील उगाना ही पड़ेगा. इस एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हुआ, उसने लिटरली पहली बार किसानों को नेशनल मूवमेंट के एकदम फोरफ्रंट पर ला खड़ा किया. ऑन द अदर हैंड, खेदा में इशू थोड़ा अलग था. वहां एक सिवियर ड्रॉट आया था, बट उसके बावजूद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने रेवेन्यू कलेक्शन सस्पेंड करने से साफ इनकार कर दिया था. यूपीएससी ने ना 2011, 2018 और 2022 में डायरेक्टली इन्हीं स्पेसिफिक ट्रिगर्स पर क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं. सो कीप इन माइंड, इन अंडरलाइंग कॉजेस को समझना सिर्फ डेट्स याद रखने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Okay, moving on to section 2, 1919, the turning point. इसी साल आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसने प्रोविंशियल लेवल पर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसे कहते हैं डायरकी. ये कॉन्सेप्ट एग्जाम पर्सपेक्टिव से सच में बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिकली ब्रिटिशर्स ने क्लेवरनेस दिखाई और सब्जेक्ट्स को 2 हिस्सों में बांट दिया. जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे जैसे रेवेन्यू, जस्टिस और पुलिस, वो उन्होंने अपने पास यानी गवर्नर के कंट्रोल में रखे. और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे लाइक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या हेल्थ, वो उन्होंने इंडियन मिनिस्टर्स को पकड़ा दिए, जिनके पास फ्रैंकली न रियल फंड्स थे न रियल पावर. 2022 के प्रीलिम्स में एग्जैक्टली इसी डिस्टिंक्शन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था. पावर शेयर करने का सिर्फ एक मास्क था उनका, लेकिन दी एक्चुअल रियल कंट्रोल उन्होंने अपने ही हाथ में रखा. और उसके ठीक बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक और बॉम्ब गिरा दिया, द रॉलेट एक्ट. ये एक ऐसा ड्रैकोनियन लॉ था जहां किसी को भी बिना ट्रायल के 2 साल तक जेल में डाला जा सकता था. जस्ट इमेजिन दैट. गांधी जी ने इसे फेमसली द ब्लैक एक्ट बुलाया. इस ओप्रेसिव लॉ के खिलाफ पूरे देश में आग भड़क उठी और इस आउटरीच का सबसे ट्रैजिक और हार्ट ब्रेकिंग नतीजा हमने जलियांवाला बाग मैसेकर के रूप में देखा. इस एक सिंगल इवेंट ने पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया और ये क्लियर हो गया कि अब सिर्फ इन छोटी मोटी रिफॉर्म्स या पिटिशन से काम नहीं चलने वाला. और इसी टेंस बैकग्राउंड में लॉन्च होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. नाउ दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स द स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इनसाइड द इंडियन नेशनल कांग्रेस. 1920 के नागपुर सेशन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये यूपीएससी 2025 के ट्रेंड के हिसाब से काफी रेलेवेंट है. यहाँ 2 मेजर ऑब्जेक्टिव सेट किए गए. पहला, लॉ कोर्ट्स और सारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का एकदम कंप्लीट बॉयकॉट. और दूसरा, जो सबसे बड़ा शिफ्ट था, अब अल्टीमेट गोल सिर्फ सेल्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि पीसफुल और लेजिटिमेट तरीके से स्वराज अटेन करना बन गया था. मतलब कांग्रेस अब एक एलीट ऑर्गेनाइजेशन से कंप्लीटली एक मास मूवमेंट में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी. Alright, let's jump to section 3, the 1930s, civil disobedience and the Constitution.
1930 की शुरुआत होती है आइकॉनिक डांडी मार्च के साथ, जिसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पूरी तरह से इग्नाइट कर दिया। नमक यानी सॉल्ट, जो लिटरली हर आम आदमी की सबसे बेसिक जरूरत था, उस पर लगाए गए टैक्स के अगेंस्ट इस मूवमेंट ने देश के हर एक कोने को आपस में जोड़ दिया। लेकिन यहाँ एक मेजर टर्निंग पॉइंट आता है 1932 में। पूना पैक्ट साइन होने के ठीक बाद गांधी जी ने अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा पिवट किया। उन्होंने एक्टिव मास पॉलिटिक्स से थोड़ा पीछे हटकर अपना पूरा फोकस सोशल रिफॉर्म, स्पेशली हरिजन अपलिफ्टमेंट और हरिजन सेवक संघ पर शिफ्ट कर दिया। एंड गाइज लेट मी टेल यू, ये शिफ्ट यूपीएससी का एब्सोल्यूट फेवरेट एरिया है। प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको थरली पता होना चाहिए कि गांधी जी ने ये कंस्ट्रक्टिव वर्क एग्जैक्टली क्यों शुरू किया था। इन मैसिव मास मूवमेंट्स को काउंटर करने के लिए अब ब्रिटिशर्स लेते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशनल जायंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 2024 की पीवाईक्यू में इसके ऑल इंडिया फेडरेशन स्ट्रक्चर पर एकदम डायरेक्ट सवाल आया था। इस एक्ट ने फेडरेशन का एक सपना जरूर दिखाया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने फिर से वही पुरानी चाल चली। क्रिटिकल एरियाज जैसे डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स अब भी रिजिडली रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स ही थे। यानी कि इलेक्टेड फेडरल लेजिस्लेचर के पास देश की सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी पर प्रैक्टिकली कोई कंट्रोल ही नहीं था। बेसिकली पावर दिखाने को तो दी गई, लेकिन असली कंट्रोल उन्होंने कभी सरेंडर ही नहीं किया। Now we enter Section 4, the 1940s, the final lap. अब आप देखिए कितनी तेजी से इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं यहाँ। 1940 में ऑगस्ट ऑफर आता है, जिसे स्ट्रेट अवे रिजेक्ट किया जाता है। फिर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है, डू और डाई का नारा लगता है। फास्ट फॉरवर्ड टू 1946 जब कैबिनेट मिशन इंडिया आता है, और उसी सेम साल रॉयल इंडियन नेवी यानी RIN म्यूटनी होती है, जिसने सच में ब्रिटिश रूल की फाउंडेशन हिला के रख दी। और फाइनली 1947 का माउंटबैटन प्लान, जो पार्टीशन और आज़ादी दोनों एक साथ लेकर आता है। आपको ये टाइमलाइन बिल्कुल अपनी टिप्स पर याद होनी चाहिए। यूपीएससी एब्सोल्युटली लव्स टेस्टिंग द प्रिसाइज chronological sequence of these late stage events in prelims. इस टर्बुलेंट डेकेड के बीच में जब 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, ब्रिटिशर्स ने क्रिप्स मिशन भेजा इंडिया की सपोर्ट मांगने के लिए। लेकिन वो ऑफर सच में इतना वीक और वेग था ना कि गांधी जी ने उसे एकदम डिसमिस करते हुए फेमसली कहा था, अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक, यानी एक ऐसे बैंक का चेक दे रहे हो जो खुद ही डूबने वाला है। इस ओवरवेलमिंग रिजेक्शन के बाद ही क्विट इंडिया मूवमेंट का आना कंप्लीटली इनएविटेबल हो गया था। और हाँ, जब ये सब देश के अंदर चल रहा था, उसी वक्त देश के बाहर भी एक और आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी, द इंडियन नेशनल आर्मी और द INA। यहाँ इन 3 ऑफिसर्स के नाम आपके लिए एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट है, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सैगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लोन। यूपीएससी ने 2021 में परफेक्टली इन्हीं 3 नामों को बेस बनाकर क्वेश्चन फ्रेम किया था। इन INA ऑफिसर्स पर जब रेड फोर्ट में हिस्टोरिकल ट्रायल्स हुए ना, तो पूरे देश की जनता सारे डिफरेंसेस भुलाकर एक साथ इनके पीछे खड़ी हो गई थी। मेक श्योर यू लिटरली लॉक दीज 3 स्पेसिफिक नेम्स इनटू योर मेमोरी राइट नाउ। एंड फाइनली सेक्शन 5, योर एसेंशियल प्रीलिम्स चेकलिस्ट। आई हाईली रेकमेंड कि आप अभी इस स्क्रीन का एक क्विक स्क्रीनशॉट ले लो। आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी इन 3 मेजर बकेट्स में डिवाइडेड होनी चाहिए। बकेट 1, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स। 1909, 1919 और 1935 के एक्ट्स की सिर्फ ऐसे ही रीडिंग मत लगाइए, उनके स्ट्रक्चर्स और उनके पावर्स को डीपली कंपेयर कीजिए। बकेट 2, कांग्रेस सेशंस। 1920 का नागपुर सेशन, 1929 का लाहौर सेशन, इनके प्रेसिडेंट्स और इनमें पास हुए स्पेसिफिक रेजोल्यूशंस आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए। एंड बकेट 3, पेजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स, जैसे पाइका, मुंडा, संथल रिबेलियंस, इनके एग्जैक्ट कॉजेज और की लीडर्स को आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। ये 3 पिलर्स इफेक्टिवली आपके मॉडर्न हिस्ट्री के स्कोर को प्रीलिम्स में सिक्योर कर देंगे। सो इस पूरे एक्सप्लेनर का कोर टेक अवे आखिर है क्या? लिसन केयरफुली। ट्रू मास्टरी ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री इज नॉट जस्ट मेमोराइजिंग डेट्स तो सब लोग याद कर लेते हैं। असली गेम है उस अंडरलाइंग स्ट्रैटेजी को समझना, स्पेसिफिकली ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिकरी को डीकोड करना, और ये देखना कि कैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने उनके रिस्पॉन्स में अपनी मूवमेंट को स्ट्रेटेजिकली इवॉल्व किया। आपकी इस प्रिपरेशन को और इजी बनाने के लिए इस एक्सप्लेनर के डिटेल नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मेक श्योर टू डाउनलोड इट राइट अवे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सो यू डोंट मिस डे 5 ऑफ आवर सीरीज। जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। अपने स्टडी टेबल पर बैठकर ज़रा अकेले में खुद से पूछिए, are you just blindly memorizing dates, or are you truly mastering the strategy of history to win UPSC 2026? Think about it. अपनी प्रेपरेशन मेथडोलॉजी को शिफ्ट कीजिए, प्योरली डेट से फोकस हटाकर वाई और हाउ पर लगाइए, और फिर देखना आपका प्रीलिम स्कोर कैसे मैजिकली जंप करता है। Keep revising, keep fighting for that rank, and I'll see you in the next explainer.